नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुप्रतिष्ठित मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। हमारी इस साहित्यिक यात्रा में निरंतर आप सबका साथ और सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम आपका मंच की ओर से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। देश विदेश के प्रख्यात साहित्यकारों के कारवां आज हमारे साथ हैं देवभूमि हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेंद्र राजन जी। राजेंद्र राजन जी का जन्म 15 अगस्त 1953 को बल्ह गांव हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में हुआ। इन्होंने हिंदी और पत्रकारिता से परास्नातक अनुवाद में डिप्लोमा। राजेंद्र राजन जी के प्रकाशित प्रमुख कहानी संग्रहों में हैं टापू, बंद दरवाजे, फालतू के लोग, फूलों को पता है तथा उपन्यासों में सेलिब्रेशन, मौन से संवाद तथा हिमाचल की प्रतिनिधि कहानियां एवं 12 साक्षात्कार संस्मरण आधारित पुस्तकें। श्री राजेंद्र राजन जी ने मुट्ठी भर धूप कहानी पर टेली फिल्म का निर्माण किया है। इन्होंने कई वृत्त चित्रों का भी निर्माण किया। वरिष्ठ साहित्यकार एवं कथाकार श्री राजेंद्र राजन जी को कई सम्मान एवं पुरस्कार मिले हैं, जिनमें प्रमुख हैं हिमाचल प्रदेश के भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी राज्य सम्मान। तो आइए जिनका साक्षात्कार ले रही हैं युवा कवयित्री, साहित्यकार और हिमाचल प्रदेश के ICDO हिंदी विभाग की सहायक आचार्य डॉक्टर मंजू पुरी जी। डॉक्टर मंजू पुरी का जन्म 8 दिसंबर सन 1982 को फिरोजपुर, पंजाब में हुआ। इन्होंने हिंदी से परास्नातक, MPhil, PhD और नेट की उपाधि प्राप्त की है। हिमाचल प्रदेश की कला, संस्कृति और साहित्य पर इनके लेख विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में जैसे हिमप्रस्थ, परिशोध, अभ्यंतर, शोध दिशा में प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने 40 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में व्याख्यान भी दिया है। डॉक्टर मंजू पुरी के संपादन में हिंदी साहित्य में किसान एवं हिंदी साहित्य में पर्यावरण विमर्श पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन्हें ज्ञानोदय प्रतिभा सम्मान तथा स्वच्छ भारत निर्माण परिषद द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मंजू पुरी साहित्य के साथ साथ समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार, साहित्यकार, रचनाकार राजेंद्र राजन जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी पुस्तक चर्चा के विषय में जानेंगे और इनका साहित्य के प्रति कैसे रुझान रहा, इन विषय पर हम राजेंद्र राजन जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। सबसे पहला मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी राजेंद्र राजन जी कि आप हमें अपने व्यक्तित्व कृतित्व के विषय में बताइए। देखिए, व्यक्तित्व तो यह है कि मेरी पैदाइश जो है वो हमीरपुर के पास एक गांव है बल्ह, जो 3-4 किलोमीटर दूर है। और वहाँ 15 अगस्त 1953 को मेरा जन्म हुआ था। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है आर्मी में हुई है। मेरे पिताजी आर्मी में थे, सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ा हूँ मैं। ज़्यादा मेरी चंडीगढ़ में फिर मेरा कॉलेज हुआ। तो ये है। बाकी लेखन में तो फिर कॉलेज से ही शुरू हो गया था ना। कॉलेज में मेरी शुरू में कुछ कहानियाँ छपी पत्रिका में, तो मेरे टीचर्स को लगा कि नहीं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो उस ज़माने में क्या हुआ था, ये सेक्टर 11 का कॉलेज है, उसने बहुत सेलिब्रिटीज़ पैदा किए चंडीगढ़ में और बड़ा नाम रहा उस कॉलेज का। तो जब मेरे को वो मेरी कहानियाँ, मेरे डिबेट्स और बहुत सी चीज़ों पे क्या हुआ कि जब मेरे को पुरस्कार मिलने का समय आया तो वहाँ प्रिंसिपल मैडम होती थी, उन्होंने पुरस्कार वितरण समारोह में जो मुझे पुरस्कार दिए तो वो किताबों के रूप में दिए थे। और वो किताबें इतनी ज़्यादा थी कि मेरे हाथ से वो नीचे गिर गई थी और उसको प्रिंसिपल मैम ने उठाकर मुझे दिया था। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जो आपके लेखन और सृजन के जो बीज हैं वो बचपन में ही अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ रहा। जी बिल्कुल सही। राजेंद्र जी, आप ये बताइए हमें कि लेखन के माध्यम से आप क्या समझते हैं कि वर्तमान समय में समाज में क्या परिवर्तन आ सकता है, लेखन की वर्तमान संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है? देखिए, ऐसा है कि रातों रात हम साहित्य से कोई क्रांति की अपेक्षा नहीं कर सकते। ये क्या होता है, ये सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक बहुत धीमी प्रक्रिया है और इसके लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में वो रचनाएं जो हैं वो मतलब उनके जहन में बैठ जाती हैं और उनको वो परेशान करती हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन
ऐसा होता है कि क्रांतियां तब पैदा होती है जब देश गुलाम होता है। जब हमारा देश गुलाम था तब वंदे मातरम जैसी रचनाओं ने, जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, वंदे मातरम की रचनाओं ने कितना देश को आंदोलित किया था, जनगण मन ने किया था, और बहुत सी किताबें आई जिन्होंने, प्रेमचंद जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे, तो उनकी रचनाओं में समाज को बदलने की एक ताकत थी जो गांव के लोगों के जीवन के ऊपर लिख रहे थे। इसी तरह और भी बहुत देश दुनिया में जो क्रांतियां हुई, जैसे कार्ल मार्क्स ने लिखा है, उसको पढ़ के पूरा विश्व जो दो भागों में बढ़ गया, एक पूंजीवादी व्यवस्था होगी, दूसरी मार्क्सवादी चिंतन। और ऐसे ही क्या हुआ कि मैक्सिम गोर्की थे रशिया में, लियो टॉल्स्टॉय थे, उनकी रचनाओं को पढ़ के लेनिन जो प्रभावित हुए और उन्होंने जार जैसे राजा, क्रूर राजा को 1917 में देश को आजाद कराया। तो वो साहित्य का वो एक भूमिका तो बहुत बड़ी रहती है, लेकिन जब देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो या शांति हो, तो मुझे लगता है कि उस वक्त जो है लेखक की भूमिका उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो कभी भी हो सकती है बाद में। जी बिल्कुल सही। राजेंद्र राजन जी, जैसे कि वर्तमान समय में सभी जानते हैं कि आप एक प्रतिष्ठित कथाकार के रूप में हिमाचल प्रदेश में प्रतिष्ठित हैं, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी कहानियों के क्या क्या विषय रखे हैं जिसके संदर्भ में आप हमें बताएं, और समाज में इन विषयों से क्या चेतना आई है और क्या चेतना आप लाना चाहते हैं। मंजू जी, जैसे आमतौर पर माना जाता है कि साहित्य जो है स्वांत सुखाए के भावना को प्रतिपादित करता है, लेकिन ऐसा आमतौर पे होना नहीं चाहिए, क्योंकि लेखक जो लिखता है वो अपने आप को खुश करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि जब कोई रचना हो जाती है, वो पत्रिकाओं में छप जाती है, किताब के रूप में आ जाती है, तो वो दूसरे की हो जाती है, वो सार्वजनिक हो जाती है, उसके टीका टिप्पणी करने का अधिकार सबको होता है। तो लेखन जो है वो मैं समझता हूँ कि उसके एक बड़े सामाजिक सरोकार होने चाहिए कि समाज में क्या चल रहा है उन पर भी आप कलम उठाएं। तो मैं समझता हूँ कि जो भी आसपास हमारे जो घटनाएं होती रहती हैं वो आपको मन को उज्ज्वलित करती हैं, आपको आपके मन में द्वंद्व पैदा होता है, कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, उससे आप लिखते जाते हैं। तो अब मुझे अपनी कहानियों का मैं आपको बताता हूँ कि जर्मन के कवि हुए रिल्के, उन्होंने कहा था कि आपको विषयों को ढूंढने के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता, आपके घर में इतने विषय होते हैं कि आप उनमें से ही वो चीज़ों को मतलब देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आप विषय पूछ रहे, तो अब बहुत से विषय मानवीय संबंध हैं, मतलब प्रेम संबंधों को लेके घटनाएं होती हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत टकराव होते हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेके बहुत कुछ हो रहा है, समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है हमारे संबंधों को लेके। तो उसमें जो कड़वाहट पैदा हो रही है, खासतौर पे जो जब से ये बहुत ज़्यादा हमारा जो संयुक्त परिवार टूट गए हैं और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया है, जब आप अकेले अकेले रह रहा है आदमी, तो जो अकेलेपन को झेलना, उस स्थिति में रहना, वो कितना कष्ट प्राप्त होता है, तो वो उन चीज़ों को सामने लाने का मैं अपनी रचनाओं में प्रयास कर रहा हूँ। और पीछे अभी मैंने एक कहानी लिखी है, प्रेत योनि कहानी, वो कभी किसी पत्रिका में आने वाली है। उसमें ये है कि जितने भी हमारे मृत्यु के बाद के जो संस्कार होते हैं वो बहुत ही पीड़ादायक होते हैं, आदमी को बड़ा परेशान करते हैं, और जो हमारे समाज है वो उनको कहता है कि ये संस्कार होने चाहिए। पर ये जरूरी नहीं कि अगर आप संस्कार ना भी करें तो उसका विरोध जरूर होता है, लेकिन ये आपकी अपनी कल्पना है कि आप उसको मानते हैं या नहीं मानते। तो इसके लिए कोई समाज को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। जी सही, बिल्कुल आपने बोला कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जैसा हमारे समाज में हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है, वैसा हम अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। इसी संदर्भ में मैं अपने प्रश्नों की अगली कड़ी में आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, कि जिनसे प्रेरणा पाकर आप साहित्य में आपका रुझान रहा, अपने साहित्य गतिविधियों में आप अग्रसर बढ़ते रहे। देखिए, लेखन जो है वो एक ओवरनाइट प्रक्रिया नहीं है, ये बड़ी धीमी प्रक्रिया है और इसका रास्ता बहुत लंबा है और कठिन भरा है, इसमें कांटे बहुत हैं। क्या होता है कि शुरू में बचपन में मुझे मेरे जहन में फिल्मों का प्रभाव बहुत था और फिल्मों का जो पात्र थे वो मुझे परेशान करते थे। या क्या था कि मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता जो वो पुराने ज़माने में जो गुलशन नंदा के उपन्यास होते थे या और आचार्य चतुर्सेन के या और बहुत से ऐसे लेखक थे जो बहुत हल्का फुल्का लेखन करते थे, तो मुझे ये लगने लगा कि जब मैं लोगों को उनके उपन्यास पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ पढ़ रहा हूँ या प्रेमचंद को पढ़ रहा हूँ दूसरों, तो मैं क्यों नहीं लिख सकता? मुझे लगता है कि मैं इनसे बेहतर लिख सकता हूँ। तो वो एक जो आपके अंदर एक जो हुक उठनी चाहिए, जुनून सा पैदा होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए और एक पागलपन सा होना चाहिए। जब तक वो नहीं आता तो लेखक नहीं बनता। और
प्रेरणा स्रोत में ये है कि प्रेरणा स्रोत में आप क्या करते हैं, फिल्में देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आज के आसपास घटनाएं घटती हैं, वो आपको परेशान करती हैं, वो अनुभव संचित होते हैं, उनसे अनुभूतियाँ पैदा होती हैं, वो अनुभूतियाँ अभिव्यक्ति तक पहुँचती हैं, ऐसा होता है। जी बिल्कुल सही। अनुभूति के माध्यम से आपने अपने जो मन के भाव है उनको अभिव्यक्त किया है। अंतिम प्रश्न है कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जरूर आज भी आपके जैसे जो इंटरेक्शन मेरा हुआ है उसमें मैंने यही कहा कि लेखन में ठीक है राजन जी, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि जो आपकी अनुभूति होती है उसके माध्यम से हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। अंतिम प्रश्न हमारे युवाओं के लिए कि आप अपनी कहानियों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहला तो मेरा बड़ा संदेश ये है कि मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि मोबाइल क्या है, हमारे माइंड को, हमारी जो सोचने की शक्ति है उसकी इनोसेंस को, मतलब जो मासूमियत हमारे अंदर होती है बच्चे के अंदर, उसको ख़त्म कर देता है। जो हमारा माइंड कंडीशनड हो जाता है, जब हम कंडीशनड होकर चीज़ों को सोचते हैं तो उसमें एक नैसर्गिकता नहीं आ पाती है। तो जब तक हम ये मोबाइल संस्कृति से थोड़ा सा दूर नहीं होंगे और किताबें नहीं पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, अच्छी फिल्में देखेंगे, लोगों से मिलेंगे, अच्छे विचार अपने मन में आएंगे, तभी वो प्रेरणा स्रोत पैदा होंगे। तो बच्चों को चाहिए, जो युवाओं को चाहिए कि वो कम से कम कुछ कविता लिखें, कहानी लिखें, लेख लिखें, संस्मरण लिखें, कुछ ना कुछ लिखते रहें और उसको जो है अपने टीचर से परिमार्जित, परिष्कृत करवाते रहें और जो लेखन कार्य में आए, क्योंकि लेखन कार्य आपको एक यश कीर्ति की ओर तो ले ही जाता है, साथ में क्या करता है, आपके अंदर एक बहुत बड़े आत्मविश्वास को जगाता है, क्योंकि लेखक होना, लेखन होना एक बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जी बिल्कुल सही राजेंद्र जी। अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पधारने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।